हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिविंग इन द हार्ट ऑफ टोक्यो चैप्टर 2। क्या उएनो नाओका बन सकती है शोको निशिमिया की सबसे अच्छी दोस्त? ईशिदा शोया के अचानक फूटे गुस्से पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो कोई सामान्य लड़का नहीं माना जाता था। क्लास के बच्चे बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखते हैं और फिर अपनी नजरें नई ट्रांसफर स्टूडेंट निशिमिया शोको पर टिकाते हैं। देखते हैं, तुम सहारा मियोको के पीछे बैठ सकती हो। होमरूम टीचर ने निशिमिया को क्लास में जगह बताते हुए कहा। होजो, तुम एक अच्छे छात्र हो। निशिमिया का ख्याल रखना। जी। क्योसुके ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी डेस्क थोड़ा पीछे खिसकाई और बाहर जाकर निशिमिया के लिए तय डेस्क और कुर्सी लाने लगा। उफ! ये इतना उत्साहित क्यों है? क्या सब लड़कों को ऐसी नाजुक, भोली सी लड़कियां ही पसंद आती हैं? उएनो नाओका ने अपनी सीट पर बैठे बैठे होंठ काटे और पेन को कसकर पकड़ लिया। जब क्योसुके ने कुर्सी सेट की तो निशिमिया ने मासूम मुस्कान के साथ अपनी नोटबुक आगे बढ़ाई। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, होजो-कुन। क्योसुके, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व था, उस मुस्कान में छिपी कृतज्ञता और थोड़ी सी सबका मन जीतने की कोशिश दोनों को भांप गया। इतना सब सिर्फ डेस्क खिसकाने पर? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये जायज है। छठी क्लास में किसी का ट्रांसफर होना, वो भी सुनने में कठिनाई रखने वाली छात्रा का, ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता। शायद उसकी पिछली स्कूल लाइफ बहुत तकलीफ देह रही होगी। ये समझते हुए उसने नोटबुक लेकर लिखा, कोई बात नहीं। मेरा नाम होजो क्योसुके है। आपसे मिलकर खुशी हुई, निशिमिया-सान। उसका जवाब पढ़कर निशिमिया खिल उठी और जल्दी से कुछ लिखने लगी। लेकिन उससे पहले ही क्योसुके ने उसके कंधे पर हल्की टपकी दी और इशारे से बताया कि क्लास शुरू होने वाली है। हूँ। उसने हल्की आवाज निकाली और सिर हिलाया। क्या वो बोल सकती है? मतलब उसे सिर्फ सुनने में दिक्कत है, बोलने में नहीं। क्योसुके ने तो सोचा था कि वो बिल्कुल नहीं बोल सकती। लेकिन अगर वो कुछ आवाजें निकाल सकती है तो सही ट्रेनिंग से बोलना भी सीख सकती है। क्लास का समय तेजी से बीत गया। टीचर तो वैसे भी बेमन से पढ़ा रहे थे और बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। क्योसुके बस इतना ध्यान दे रहा था कि उसे समझ आ जाए कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। हालांकि उसने बचपन से जापानी बोली थी, फिर भी उसकी कुछ बातें उसे इस नई जिंदगी में अलग लगती थी। जब क्लास खत्म हुई तो कई लड़कियां निशिमिया के पास आ गईं। उनमें से एक थी क्लास की लोकप्रिय लड़की, कवाई मिकी। प्रोटागोनिस्ट और उसकी पूरी सपोर्टिंग कास्ट हाजिर है। अब सवाल ये है, क्या ये सब उसकी दोस्त बनेंगी या दुश्मन? क्योसुके अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए निशिमिया को गौर से देखने लगा। कवाई मिकी, अपने हल्के भूरे बाल और चश्मे के साथ, सबसे पहले निशिमिया की नोटबुक में अपना नाम लिखती है। बाकी बच्चे भी उत्सुकता से उसके पास आते हैं। आखिर छठी क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट आना तो बहुत कम होता है। निशिमिया जल्दी से कुछ लिखती है, शायद अपना परिचय दे रही थी। तभी नाओका ने ऊंची आवाज में कहा, अरे निशिमिया-सान, तुम जापानी बोल सकती हो? अरे नाओका, जरा ढंग से पूछो ना। मिकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके लहजे में सच्ची डांट कम और मजाक ज्यादा था। दोनों हंस पड़ी। क्योसुके ने सोचा कि निशिमिया को तो कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब निशिमिया ने मुड़कर नोटबुक उठाई और लिखा, क्या आप दोबारा कह सकती हैं? क्या? वो पूरी तरह बधिर नहीं है। अगर वो कुछ सुन सकती है तो वो बोलना भी सीख सकती है ना? क्योसुके को ये बात अजीब लगी।
अगर वो कुछ सुन और समझ सकती है तो उसे बोलना सिखाया जा सकता है। नाओका एक पल के लिए चौंकी। अगर वो दोबारा बोलती तो उसका मजाक ही उड़ जाता। वो झेम गई, कुछ नहीं बोली। निशिमिया ने फिर अपनी नोटबुक मिकी की तरफ बढ़ाई। मिकी ने लिखा, वो पूछ रही थी, सब तुम्हें क्या बुलाते हैं? निशिमिया ने लिखा, शौचान। अरे, वही नाम तो ईशिदा का भी है। नाओका थोड़ी शर्मिंदा थी, फिर भी उसकी नजरें निशिमिया पर टिकी रहीं। असल में उसकी दिलचस्पी निशिमिया में नहीं थी, बल्कि होजो क्योसुके में थी, जो निशिमिया को देख रहा था। अगर वो निशिमिया से बात करती तो क्योसुके उसे नोटिस करता। एक छोटी सी, लेकिन किसी लड़की के लिए बहुत मायने रखने वाली सोच। हूँ। पीछे बैठे ईशिदा शोया ने अपना नाम सुनते ही सिर उठाया। उसके साथ बैठे दो लड़के, हिरोसे केसुके और शिमादा काजुकी, भी हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगे। भाग्यशाली है तू, ईशिदा, शिमादा ने हंसकर कहा। क्योसुके को शिमादा सबसे ज्यादा नापसंद था, उसकी शक्ल की वजह से नहीं, बल्कि उसके चालाक स्वभाव की वजह से। ईशिदा भले ही शरारतें करता था, लेकिन क्योसुके जानता था कि उन सबकी जड़ अक्सर शिमादा ही होता है। जैसा उसने सोचा था, वैसा ही हुआ। शिमादा की बात सुनकर ईशिदा भड़क गया। भाग्यशाली मेरे पैर, वो गुर्राया और फिर से मजाक में अपने दोस्त को गिराने लगा। ब्रेक जल्दी खत्म हुआ और टीचर ताकेउची क्लास में आ गए। क्योसुके ने ऊपर देखा, आज फिजिक्स थी। उसने जम्हाई ली और सोच लिया कि अब सोना बेहतर रहेगा। उसे फिर से पढ़ाई में जान झोंकने की जरूरत नहीं थी, उसके पिछले जीवन का अनुभव ही काफी था। लेकिन तभी उसने देखा कि निशिमिया इधर-उधर देख रही है, उलझन में। अरे हाँ, ताकेउची की बेजान आवाज तो किसी को भी नींद में डाल दे। वो बहुत तेज और धीमी आवाज में बोल रहे थे, जिससे निशिमिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि क्योसुके को भी सुनने में दिक्कत हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, वैसा ही हुआ। निशिमिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद इस बार सब ठीक होगा। नए स्कूल में बच्चे अच्छे लग रहे थे, क्योसुके ने मदद की थी, कवाई ने दोस्ती की थी। शायद इस बार वो चैन से पढ़ सकेगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी ध्यान देने की, क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होता, तब मेहनत ही एकमात्र सहारा होती है। पिछले स्कूल में शिक्षक उसकी मेहनत की वजह से उसे बर्दाश्त करते थे, लेकिन सहपाठी नहीं। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस कोशिश कर सकती थी। लेकिन ये कोशिश ज्यादा देर नहीं चली। ताकेउची बहुत तेज और अस्पष्ट बोल रहे थे। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, नोट्स भी नहीं बना पा रही थी। उसने इधर-उधर देखा, सब बच्चे लिख रहे थे, पन्ने पलट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मदद मांगना? नहीं, इससे सबको बोझ लगेगा। और बोझ लगना मतलब नफरत झेलना। तभी क्योसुके कुछ करने ही वाला था कि उएनो नाओका ने हल्के से निशिमिया के हाथ पर अपनी पेन से टपकी दी। अपनी नोटबुक दो मुझे। नाओका धीरे बोली, लेकिन उसके इशारों से निशिमिया समझ गई। उसकी भूरी आंखें हैरानी से फैल गईं, फिर उसने नोटबुक आगे बढ़ाई। हूँ, ये इतनी समझदार भी है। क्या सच में ये प्रोटागोनिस्ट की सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है? उएनो को मन लगाकर निशिमिया के लिए नोट्स लिखते देख क्योसुके सचमुच कुछ पल के लिए चुप रह गया, और शायद पहली बार थोड़ा प्रभावित भी हुआ। चैप्टर 3 सेंसेई, क्या ईशिदा शोया मानसिक रूप से असामान्य है? दूसरा पीरियड था म्यूजिक क्लास का। क्लास में आने वाले कोयर कंपटीशन की तैयारी चल रही थी, और जिस गीत का अभ्यास हो रहा था उसका नाम था द मॉन्स्टरस बैलेड। सच में ये गाना किसने चुना होगा? एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट जो पहले से ही फिट इन होने के लिए जूझ रही है, और ऊपर से उसे यह गाना गाने को कहना।
द मॉन्स्टरस बैलेड एक ऐसे राक्षस की कहानी थी जो प्रेम की तलाश में था, यह साबित करने के लिए कि राक्षस कहलाने वाले भी दिल रखते हैं। रुको, क्या ये गाना निशिमिया के आने से पहले ही चुना गया था? हाँ, शायद। चलो, ठीक है। निशिमिया को उसकी ऊंचाई की वजह से आगे की पंक्ति में रखा गया, जबकि होजो क्योसुके पिछली कतार में बाकी लड़कों के साथ खड़ा था। गाना गाना निशिमिया के लिए सबसे कठिन काम था। हालांकि उसकी दादी ने यह गीत उसे अनगिनत बार सुनाया था और सिखाया भी था, फिर भी उसे लय पकड़ने में मुश्किल होती थी। वो घबराते हुए इधर-उधर देख रही थी कि कब गाना शुरू किया जाए। उसने कवाई मिकी की तरफ देखा, जो ताल पर सिर हिला रही थी और मुंह खोले हुए थी। अच्छा, अब गाना शुरू करना है। चलो शौको, तुम कर सकती हो। अपने दिल को मजबूत करते हुए निशिमिया ने गहरी सांस ली और गाना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दादी ने सिखाया था। कमरा अचानक शांत हो गया, बस पियानो की धुन गूंज रही थी। वो बहुत जल्दी शुरू कर चुकी थी। मिकी तो बस ताल पर सिर हिला रही थी, उसका मुंह खोलना तो बस एक आदत थी। म्यूजिक टीचर थोड़ी घबरा गई, लेकिन क्योसुके ने देखा कि निशिमिया की लय तो सही थी, बस उच्चारण थोड़ा बिगड़ा हुआ था। अपनी गलती से अनजान निशिमिया पूरे मन से गाती रही। निशिमिया, तुमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। मैं बताऊंगी कब गाना है। मिकी ने उसके कंधे पर हल्का थपथपाते हुए कहा। क्लास फिर से शुरू हुई। सबने दोबारा गाना शुरू किया, पर वह बहादुर लड़की जिसने एक बार गाने की कोशिश की थी, अब दोबारा अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो कोयर कंपटीशन हार ही जाएंगे। उएनो नाओका ने बगल में खड़े क्योसुके से शिकायत की। क्योसुके को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आखिर ये तो सिर्फ एक एलिमेंट्री स्कूल का कंपटीशन था, ऐसा कुछ जिसमें शायद सिर्फ लड़कियां ही ज्यादा दिलचस्पी लेती थी। वैसे भी उसे नहीं लगता था कि वे हारेंगे। क्योसुके को निशिमिया की गायकी बुरी नहीं लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहकर देखता रहा। अगला पीरियड जापानी भाषा का था और इसे पढ़ा रहे थे उनके होमरूम टीचर ताकेउची। इस बार क्योसुके झपकी नहीं ले सकता था, क्योंकि ताकेउची बच्चों को जोर-जोर से पढ़ने के लिए बुला रहे थे। अब बारी थी उएनो की। मैं गलत नहीं हूं, इसलिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। ये कैसी आवाज में पढ़ रही हो, उएनो? ताकेउची ने कड़क आवाज में टोका। लेकिन सवाल पूछने के बावजूद उन्हें न तो उसका जवाब चाहिए था और न ही उसे समझाना। छोड़ो, रहने दो। तुम बैठ जाओ। अगला, उन्होंने अधीरता से कहा, नजरें किताब पर टिकाए हुए। क्या बकवास है, चार आंखों वाले। उएनो बड़बड़ाई और गुस्से में बैठ गई। क्योसुके को यह सब थोड़ा मजेदार लगा। ताकेउची को निकृष्ट कहना भले अतिशयोक्ति हो, पर वे बेहद घटिया शिक्षक थे, पढ़ाई और इंसानियत दोनों में। उएनो का मतलब गलत बोलने का नहीं था, बस उसे भाव समझ में नहीं आया था। कोई अच्छा शिक्षक गलती बताने के बाद समझाता, पर ताकेउची, उन्हें तो बस डांटना आता था। निशिमिया, ताकेउची ने अगला नाम पुकारा। उएनो अभी भी गुस्से में थी, फिर भी उसने निशिमिया के कंधे पर हल्के से थपकी दी। संकेत था कि अब उसकी बारी है। अभी तो ये नाराज थी, फिर अब इतनी शांत क्यों? क्या सच में वो निशिमिया की दोस्त बन सकती है? निशिमिया खड़ी हुई और पढ़ने लगी। उसका उच्चारण थोड़ा टूटा-फूटा था, पर समझ में आ रहा था। ताकेउची चुप रहे। जब वो खत्म हुई तो बस बोले, अच्छा, क्या मजाक है ये? उएनो बड़बड़ाई, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। उसे ताकेउची की दोहरी नीति खटक रही थी।
क्योसुके शांत बैठा, दिलचस्पी से सब देखता रहा। अब उसे यकीन नहीं रहा कि उएनो और निशिमिया दोस्त बनेंगी या नहीं, क्योंकि बच्चों की दुनिया में ऐसी छोटी सी पक्षपात जैसी बातें भी गहरी दरार डाल देती हैं। अगला, ईशिदा। ईशिदा शोया खड़ा हुआ। उएनो के नाराज चेहरे को देखकर वो मुस्कुराया और फिर नकल करने लगा। वारी, वारी, वारी। ये कमीना। वो निशिमिया की आवाज की नकल कर रहा है। क्लास में ठहाके गूंज उठे। निशिमिया ने इधर-उधर देखा। आंखों में उलझन और मासूमियत भरी थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि हंसी का निशाना वो खुद है। क्योसुके का चेहरा सख्त हो गया। ये अब सिर्फ मजाक नहीं था। किसी की विकलांगता का मजाक उड़ाना बिल्कुल अस्वीकार्य था। ईशिदा, बंद करो ये सब। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मिलो। ताकेउची ने बस हल्की फटकार लगाई, जैसे उन्हें खुद पर भी बोझ लग रहा हो। ठीक है, ईशिदा ने लापरवाही से कहा। उसे पता था कि वहां क्या होगा। टीचर बस कहेगा, ऐसा करना अच्छा नहीं, और बात खत्म। लेकिन क्योसुके ने ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा। ताकेउची अगला नाम लेने ही वाले थे कि क्योसुके अचानक खड़ा हो गया। सेंसेई, क्या ईशिदा मानसिक रूप से असामान्य है? क्या उसे अस्पताल में दिखाना नहीं चाहिए? बस, होजो। बैठो। मैं संभाल लूंगा। ताकेउची की आवाज में झुंझलाहट थी, पर साथ ही डर भी, क्योंकि सामने क्योसुके था। वो क्लास का टॉपर था और पहले भी कई बार टीचर के लिए सिरदर्द बन चुका था। ताकेउची सेंसेई, ये गंभीर बात है। इसे बुलिंग कहते हैं। होजो, बात को बढ़ाओ मत। बैठ जाओ। जैसे ही बुलिंग शब्द उसके मुंह से निकला, ताकेउची का चेहरा तमतमा गया। नहीं, सेंसेई, इस बात को अभी सुलझाना होगा। ईशिदा को निशिमिया से माफी मांगनी चाहिए। क्योसुके पीछे नहीं हटा। उसे पता था कि ताकेउची इसे टालने की कोशिश करेगा। अगर अभी कुछ नहीं हुआ, तो ये ईशिदा और उसका गैंग आगे और बढ़ेगा। ताकेउची ने माथे पर हाथ रख लिया, थके और चिढ़े हुए। निशिमिया, ईशिदा, मेरे साथ चलो। सेंसेई, मैं भी चलूंगा। क्योसुके ने तुरंत कहा। क्या? उफ, ठीक है, चलो। जैसा चाहो करो। ताकेउची वैसे टीचर थे जिन्हें सब सरकारी आलसी कहते थे। ना दिलचस्पी, ना जिम्मेदारी। जब भी कोई बच्चा बुलिंग का शिकार होता, वो बस दोषी को बुलाकर हल्की फटकार देते और मामला रफा-दफा। अगर बाद में पेरेंट्स शिकायत करें, तो वही बच्चे पर सारा दोष मढ़ देते। लेकिन आज क्योसुके ने ठान लिया था कि वो उसे इतनी आसानी से बचने नहीं देगा। चैप्टर 4, सही तरीके से झुककर माफी मांगो। टेकुची का सामान्य तरीका आमतौर पर काम करता था। हालांकि यह तरीका हाल ही में एक बार असफल हुआ था, और वजह थी होजो क्योसुके। हालांकि वह एक उत्कृष्ट छात्र था, लेकिन वह अपने सहपाठियों से शायद ही कभी बातचीत करता था। जिज्ञासा से टेकुची ने उस पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसकी दूरी का कारण सामाजिक कौशल की कमी नहीं थी। इसके विपरीत क्योसुके असाधारण रूप से परिपक्व था। जब टेकुची उससे बात करता था, तो उसे यकीन नहीं होता था कि वह एक छठी कक्षा के छात्र से बात कर रहा है। अगर यह एक फोन कॉल होती, तो उसे लगता कि वह किसी वयस्क से बात कर रहा है। ऐसे बच्चे स्वाभाविक रूप से बुलिंग का निशाना बनते हैं। जब क्योसुके शिकायत लेकर टेकुची के पास आया, तो उसने बस उन गुंडे बच्चों को बुलाया और औपचारिक रूप से उन्हें डांट दिया। बाद में क्योसुके ने फिर से बुलिंग की शिकायत की, लेकिन टेकुची ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।
वास्तव में उसे यह बात मजेदार लगी। ठीक ही हुआ, हमेशा बड़े लोगों जैसा बर्ताव करते हो, अब असलियत पता चली। लेकिन टेकुची को उम्मीद नहीं थी कि अब उसे ही इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसे पुलिस से एक फोन कॉल आया और वह हड़बड़ा कर थाने पहुंचा। वहां प्रिंसिपल पहले से मौजूद था, साथ ही कुछ गुस्से में अभिभावक भी। जिन बच्चों ने क्योसुके को परेशान किया था, उन्होंने और छात्रों को मिलाकर उस पर हमला कर दिया था। बाकी बच्चों की तरह रोकर घर जाने के बजाय क्योसुके सीधा पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। टेकुची लगभग बेहोश हो गया। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर थी और उसकी पुरानी बहानेबाजी अब काम नहीं आने वाली थी। अगर यह बात न होती कि उसकी बहन की शादी प्रिंसिपल से हुई है, तो टेकुची को उसी समय निकाल दिया जाता। अंत में बदमाश बच्चों को माफी मांगनी पड़ी, मुआवजा देना पड़ा और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ा। टेकुची और प्रिंसिपल के अलावा किसी और को स्कूल में यह बात पता नहीं चली। बाकी बच्चों को बस यह अजीब लगा कि अचानक इतने सारे सहपाठी स्कूल क्यों छोड़ गए। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद टेकुची की अब क्योसुके से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस चाहता था कि यह लड़का जल्दी से उसकी कक्षा से चला जाए। कवई मिकी के पीछे पीछे निशिमिया शोको उलझन में कक्षा से बाहर चली गई। जैसे ही वे बाहर निकले, कक्षा में उत्साहित बातें गूंज उठीं। हो जोकुन तो बहुत हिम्मती है। हाँ, वह कमाल का है। मुझे कभी पता ही नहीं था कि हमारी क्लास में इतना कूल लड़का है। मैंने उससे पहले बात की थी, लेकिन वह हमेशा बड़े लोगों जैसा बोलता है। भरोसेमंद लगता था, पर थोड़ा डरावना भी। बस अब तो मैं उससे दोस्ती करूंगी। बाकियों के विपरीत उएनो नाओका के मन में डर और पछतावा था। उसे लग रहा था कि इशिदा ने यह सब उसके लिए किया था। अब वह डर रही थी कि कहीं उसे कड़ी सजा न मिल जाए। साथ ही उसे अफसोस हो रहा था कि शोको को पूरी कक्षा के सामने अपमानित होते देखना पड़ा। वह दोषी महसूस कर रही थी और डर रही थी कि कहीं क्योसुके अब उससे नफरत न करने लगे। इशिदा, निशिमिया से माफी मांगो, टेकुची ने लापरवाही से कहा। सॉरी, शोया ने मुंह फेरकर कहा और छत की ओर देखने लगा। रुको जरा, क्योसुके ने बीच में टोका। अब क्या है, हो जोकुन? निशिमिया को तो समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। पहले उसे बताओ। ओफो, होजो, तुम कितने परेशान करने वाले हो। मैंने माफी मांग ली ना, अब मैं क्लास जा रहा हूं। शोया क्योसुके की शिक्षक के सामने की हिम्मत से चकित था। यही वजह थी कि उसने जल्दी से माफी मांग ली थी, बस छुटकारा पाने के लिए, जैसे टेकुची खुद करता था। लेकिन जब क्योसुके ने मामला नहीं छोड़ा, तो शोया की बचकानी झुंझलाहट फूट पड़ी। टेकुची ने अपनी कनपटियां दबाईं। अब क्यों उकसा दिया तुमने उसे? जो बोल रहा हूं, कर दो और निपटा दो। अब मुझे परवाह नहीं, मैं क्लास जा रहा हूं। शोया ने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन क्योसुके ने रास्ता रोक लिया और टेकुची की ओर देखा। टेकुची उस नज़र को पहचानता था। वही नज़र जो क्योसुके ने पिछली बार बुलिंग की शिकायत करते समय दी थी। उस रात टेकुची को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उसे आज भी शक था कि यह सब संयोग नहीं था। स्कूल की बुलिंग शायद ही कभी इतनी गंभीर होती थी। लेकिन वह यह मान नहीं पा रहा था कि कोई तीसरी कक्षा का बच्चा यह सब योजना बनाकर कर सकता है। यहाँ आओ, इशिदा। सच्ची माफी ईमानदारी से मांगी जाती है। टेकुची ने शोया को कंधे से पकड़कर वापस खींचा। उफ, ठीक है, शोया ने झल्लाकर कहा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। क्योसुके ने संतोष से सिर हिलाया और शोको की नोटबुक ली, जिसे वह अपनी बाहों में पकड़े हुई थी। उसमें उसने लिखा कि शोया ने उसकी बोली की नकल की और उसका मजाक उड़ाया। शोको वहां खड़ी थी, चारों ओर की बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रही थी।
वह अंदाजा लगा चुकी थी कि यह सब उसी के बारे में है, लेकिन उसे पूरा समझ नहीं आ रहा था। वह बस खड़ी रही, क्योसुके को देखती हुई, जो शुरू से ही उसके प्रति दयालु था, अब उसके लिए शिक्षक और छात्र दोनों से भिड़ रहा था। तो होजोकुन मेरे लिए खड़ा है। नोटबुक पढ़ने के बाद शोको ने सिर उठाया। उसकी बड़ी मासूम आंखें क्योसुके की ओर देख रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, चाहे मुश्किल ही क्यों न हो। धन्यवाद, होजोकुन। पहली बार किसी ने उसे इन शरारतों से बचाने की कोशिश की थी। उसकी भूरी आंखों में आंसू भर आए। मत रो, शोको। मजबूत रहो। क्योसुके ने उसके होठों की हल्की हरकत पढ़ ली। सब ठीक है। जब तक निशिमिया ठीक है, वही मायने रखता है। इशिदा, ठीक से माफी मांगो। सॉरी। शोया अब भी ऊपर देख रहा था, नजरें मिलाने से बचते हुए। शोको तुरंत झुकने लगी, लेकिन क्योसुके ने उसे रोक दिया। ऐसे माफी मांगते हैं? ठीक से देखो उसे। क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं? सामने देखो और झुको। इशिदा, थोड़ा और ईमानदारी दिखाओ, टेकुची ने भी कहा, लेकिन केवल इसलिए कि वह यह मामला जल्दी खत्म करना चाहता था। शोको ने जल्दी से हाथ हिलाया। ठीक है, होजोकुन। इतना काफी है। सच में काफी है। क्योसुके की आवाज सुनकर उसे एक ऐसी सुरक्षा का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने माँ से वादा किया था कि वह आज नहीं रोएगी, लेकिन अब वह नहीं रुक पाई। मैं ठीक हूँ। इतना काफी है। लेकिन उसने यह बहुत धीरे से कहा, इसलिए क्योसुके समझ नहीं पाया। निशिमिया, शोको, माफ करना। दोनों, क्योसुके और शिक्षक के दबाव में शोया आखिरकार झुक गया। उसने 90 डिग्री झुककर इतनी जोर से माफी मांगी कि पूरी कक्षा ने सुन लिया। क्या सच में? इशिदा ने माफी मांगी? लगता है डर के मारे बोल दिया। शिमादा कजुकी मुस्कुराया और अपनी बड़ी आस्तीन से मुंह छिपा लिया। शिमादा, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? उएनो नाओका ने कहा। शिमादा बस हंसा और कुछ नहीं बोला। उधर शोको अब भी झुककर खड़ी थी, जबकि शोया भागकर कक्षा में लौट गया था। वह छोटी लड़की वहीं खड़ी रह गई, उलझी हुई, आंखों में आंसू झिलमिलाते हुए। क्योसुके मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। सब ठीक है अब। ऊपर से टेकुची ने होंठ सिकोड़े। ओह, तो बात यह है, उसे उस पर क्रश है। चैप्टर 5, उएनो नाओका। ईशिदा, क्या हुआ? नाओका उएनो ने ईशिदा शोया की तरफ देखा, जो अभी अभी क्लासरूम में भागकर आया था और अपनी डेस्क पर गिर पड़ा था। चिंतित होकर वह झुककर पूछने लगी, तुमसे मतलब नहीं है? ईशिदा की कांपती हुई आवाज निकली, वह साफ साफ रो रहा था। उएनो सन्न रह गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमेशा बेपरवाह, निडर और शरारती रहने वाला ईशिदा यूं रो पड़ेगा। उसी पल उसके मन में क्योसुके के लिए और भी ज्यादा प्रशंसा उमड़ आई। क्योंकि कोई नहीं जानता था, पर स्कूल में वह अकेली थी जिसने यह पता लगाया था कि वे सारे बच्चे, जो कभी क्योसुके को परेशान करते थे, अचानक स्कूल क्यों छोड़कर चले गए। असल में उसे उनके क्लास टीचर ताकेउची से भी ज्यादा सच्चाई मालूम थी। उस दिन दोपहर में वह कुछ भूल जाने के कारण स्कूल वापस आई थी, और तभी उसने सब कुछ देखा। लॉकर रूम में क्योसुके दरवाजे के पास खड़ा था और कुछ लड़कों को घूर रहा था जो उसके इंडोर जूते हाथ में लिए हुए थे। बस इतना ही कर सकते हो तुम लोग? लड़के चौंक उठे। जब उन्होंने देखा कि बोलने वाला कौन है, तो उनका अपराधबोध गुस्से में बदल गया। उनका लीडर, मोटा सा लड़का, आगे बढ़ा। क्या बकवास कर रहे हो? हमें ये जूते जमीन पर मिले थे, हम तो इन्हें लॉस्ट एंड फाउंड में रखने जा रहे थे। हाँ,
होजो ने ठंडी हंसी छोड़ी, उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। छुपकर चाले चलने वाले कायर। क्या कहा तूने? दोबारा बोल। गुस्से से भरकर वह मोटा लड़का और उसके साथी आगे बढ़े, क्योस्के को घेरते हुए। बाहर से झांक रही उएनो की सांसें थम गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्योस्के अकेला होने के बावजूद उन्हें क्यों उकसा रहा है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं यहीं खड़ा हूं। क्या कर लोगे? मैं। मोटा लड़का कुछ पल को हिचक गया। निकम्मे। चलो, दिखाता हूं कैसे किया जाता है। होजो क्योस्के बचपन से धावक, रनर के रूप में प्रशिक्षण लेता आया था। वह उतना बड़ा नहीं था, पर उसका शरीर बेहद मजबूत था। एक तेज कदम पीछे लेते हुए उसने अपने शरीर को मोड़ा और सीधा घूंसा उस मोटे लड़के के पेट पर दे मारा। चर्बी की परतों के बावजूद उस वार की ताकत से लड़का दर्द से दोहरा हो गया। लेकिन क्योस्के रुका नहीं, उसने एक और घुटना उसके चेहरे पर दे मारा। वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा, कराहता हुआ, कभी पेट पकड़ता, कभी चेहरा। बाकी लड़के डर के मारे जड़ हो गए। दूसरों को सताने वाले ये बच्चे खुद कभी ऐसे निर्दयी इंसान से नहीं भिड़े थे। डरकर सब पीछे हट गए। सुनो, कल स्कूल के बाद मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और लोगों को भी ले आना। तुम कुछ ज्यादा नहीं हो। इतना कहकर क्योस्के ने उस मोटे लड़के को एक लात मारी। समझ गए? हाँ, समझ गए। कांपते हुए सबने सिर हिलाया। उएनो जल्दी से दीवार के पीछे छिप गई जब क्योस्के बाहर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक हीरो। उसकी छोटी सी मुट्ठी कस गई और उसकी नीली बैंगनी आंखें चमक उठीं। क्योस्के के हर काम में उसे एक सच्चे हीरो की झलक दिखी। उस दिन उएनो घर लौटते हुए पूरे रास्ते खोई रही। वह सोचती रही, वह उसके करीब कैसे आए। जहां तक उसे पता था, स्कूल में सिर्फ क्लास 1B की सकुरा यामाउची ही उससे बात करती थी। उस रात वह करवटें बदलती रही, कभी कल्पना करती कि क्योस्के उसे बचा रहा है और हंसने लगती, कभी झुंझलाकर सोचती कि आखिर उससे बात कैसे शुरू करे। काफी देर रात को जाकर उसे नींद आई। अगली सुबह उसके छोटे भाई तक उससे पहले उठ गए थे। नाव का, देर हो जाएगी, दादा ने आवाज दी। यह सुनते ही उएनो झट से उठी। मुझे जल्दी करनी होगी। अगर देर हुई तो क्योस्के नहीं दिखेगा। वह हड़बड़ी में तैयार होकर घर से निकल गई। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने उसे देखा, पर वह एक लड़की का हाथ पकड़े था। सकुरा, तेज चलो, देर हो जाएगी। हफ हफ। वह लड़की पूरी तरह हाफ रही थी, जबकि क्योस्के उसे लगभग घसीटता हुआ ले जा रहा था। जरा रुक जाओ। अगर देर हो गई तो हो गई। कभी कभी लोग देर से आते हैं। एक पल को उएनो को भी लगा कि लड़की सही कह रही है। उसके कदम धीमे पड़ गए। अपनी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत चलाओ। अगर इतनी देर तक बिस्तर में नहीं पड़ी रहती तो अब तक पहुंच चुके होते। क्योस्के बेपरवाह था। उएनो के माथे पर बल पड़ गए, यह सब क्या चल रहा है। और फिर सकुरा की अगली बात ने उसके दिल को झटका दिया। मैंने कहा था आज मेरा रेस्ट डे है। तुम ऐसे किसी लड़की के कमरे में घुसकर उसे खींच नहीं सकते सुबह सुबह, बिना चेहरा धोए। उएनो का चेहरा लाल पड़ गया। कमरे में घुसना? खींचना? इससे पहले कि वह कुछ और सुनती, दोनों स्कूल बिल्डिंग में अलग अलग रास्ते चले गए। पूरा दिन उएनो बार बार क्योस्के को देखती रही। सौभाग्य से वह ज्यादातर समय सोता रहा, इसलिए उसे पता नहीं चला। स्कूल के बाद उएनो सफाई में मदद करने का बहाना बनाकर रुकी रही। उसे याद था, आज झगड़ा होना था। वह देखना चाहती थी कि क्या वह कुछ मदद कर सकती है। पर जो उसने देखा, वह उसकी कल्पना से बिल्कुल उल्टा था।
वही हो जो कियोस्के, जो कल हीरो लगा था, अब खुद पिटता हुआ दिख रहा था उस मोटे लड़के और उसके 10-12 साथियों से। या शायद उल्टा था, क्योंकि कुछ देर में सारे गुंडे ही रोने लगे। उएनो समझ ही नहीं पाई कि यह सब कैसे हो गया। वह देखती रही जब कियोस्के शांति से पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा। वह अब क्या करने जा रहा है? जिज्ञासा से वह उसके पीछे पीछे गई, और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाई। कियोस्के ने एक पत्थर उठाया, अपने कपड़े फाड़े, फिर जमीन पर लौटकर खुद को मिट्टी में लपेट लिया। फिर उसने खुद अपनी नाक पर मुक्का मारा और बहते खून को अपने चेहरे और कपड़ों पर फैला दिया। उएनो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ी हो गईं। और फिर वही कियोस्के, जो कुछ देर पहले तक शांत था, अचानक जोर जोर से रोने लगा और लड़खड़ाते हुए पुलिस स्टेशन में घुस गया। बाद में उएनो के दादा ने अपने पुलिस वाले परिचय से पता लगाया कि क्या हुआ था। एक हीरो। उएनो सब समझ गई। बड़ों को लगा यह बस स्कूल की एक और बुलिंग की घटना थी, पर असली सच्चाई सिर्फ उएनो को पता थी कि उसके न सिर्फ ताकतवर था बल्कि एक जीनियस भी था। उसी दिन से वह उसके दिल में अमर हो गया। माफ करना ईशिदा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन कियोस्के तो बस अद्भुत है। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।